घरों से बाहर निकले और इसके खिलाफ आंदोलन करे। किसी भी व्यक्ति, समाज और देश की जिंदगी में कभी कभी ऐसा वक्त आता है कि उसे इस पार या उस पार का फैसला लेना पड़ता है। सोनिया जी, जरा आप अपनी टिप्पणियों को देखिए। रामलीला ग्राउंड में आपने क्या कहा था? अब इस पार और उस पार फैसला लेना है। आप पर आक्रमण होता है, मीडिया के लोगों पर आक्रमण होता है, तो यह आप पर आक्रमण नहीं हो रहा है, यह हिंदुस्तान की आत्मा पर आक्रमण हो रहा है। और किस तरह से ये बैशिंग ब्रिगेड जो है, बोगस बैशिंग ब्रिगेड ने बात का बतंगड़ बनाया, किस तरह से इस बोगस बैशिंग ब्रिगेड ने झूठ को पूरे गलत तरीके से लोगों तक परोसा और लोगों को प्रवोक किया। अगर आप श्रीमती सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी जी के बयानों की तुलना कपिल मिश्रा, अनुराग ठाकुर और प्रवेश वर्मा से करें तो आपको महात्मा गांधी के भगत और नथुराम गोडसे के भक्तों में जो अंतर है वो साफ दिखाएगा। 15 करोड़ है मगर 100 के ऊपर भारी है, याद रख लेना ये बात, ये याद रख लेना बात। तो कागज मांगने वाले अहमद, तो कागज क्या मांग रहा है? देख ले, वो चार मीनार खड़ा है, वो सबसे बड़ा मेरे बाप ने बनाया, तेरे बाप ने नहीं बनाया। नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। सियासी तकरार, इन सब के बीच भड़काऊ भाषण के बाद दंगे और दंगे के बाद आज की स्थिति ये कि ताहिर फरार है, सियासी आर पार है। दिल्ली दंगों के लिए जो जिम्मेदार है, जिन्होंने दिल्ली में हिंसा की साजिश तैयार की, जिन्होंने 41 जिंदगियों को तबाह किया, उन सब पर हम चर्चा करेंगे कि आखिर वो लोग अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर क्यों हैं। लेकिन बड़ी खबर के साथ शुरुआत कर रहे हैं, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह ने हमला बोला है। उन्होंने सीधे सीधे अपनी रैली में विपक्ष को कसूरवार ठहराते हुए कहा है कि दिल्ली हिंसा को लेकर अमित शाह का बयान है, जिसमें वो कह रहे हैं कि विपक्ष इसके लिए जिम्मेदार है, दंगा फैला रहा है विपक्ष के नेता क्या कह रहे हैं, किस तरह से वो अपनी बात आगे ले जा रहे हैं। उन भाषणों की वजह से देश में दंगा हुआ, दिल्ली में दंगा हुआ, क्या कहा है अमित शाह ने, आइए आपको सुनाते हैं। विपक्ष के लोग भ्रांति फैला रहे, लोगों को उकसा रहे, दंगे करा रहे हैं। सीए के माध्यम से किसी की नागरिकता नहीं जाने वाली, विशेषकर माइनॉरिटी और मुसलमान भाइयों बहनों को मैं आश्वस्त करना चाहता हूं, एक की भी नागरिकता नहीं जानी है। जो प्रताड़ित हुए हैं उनको नागरिकता देने का सवाल है, वो हमारे भाई है, हमारे बहन है। सीए के कौन से क्लॉज के अंदर, कौन सी धारा के अंदर नागरिकता लेने का प्रावधान है? कहीं पर नहीं है। उसको देश की जनता ने जानना चाहिए। दंगा फैला रहा है विपक्ष, भड़का रहा है विपक्ष देश के लोगों को, और इसी की वजह से लोग दंगा फसाद कर रहे हैं। अमित शाह गृह मंत्री ये कहते हुए, ये सियासी भाषणबाजी एक तरफ, लेकिन वो दर्द, वो त्रासदी दूसरी तरफ। और आज हल्ला बोल पर, आज तक पर पहली बार आप सुनेंगे आईबी कर्मचारी अंकित शर्मा के भाई अंकुर शर्मा को, जो इस वक्त सीधा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अंकुर, हमें पता है कितनी मुश्किल घड़ी है ये आपके लिए, अंकुर, आपके परिवार के लिए। अभी अभी आप लोगों ने अंतिम संस्कार अपने भाई का किया है, लेकिन आपके दुख, आपके तकलीफ को पूरा देश सुनना चाहेगा। आपसे बातचीत करेंगे और पूरा देश ये समझने की कोशिश करेगा कि किन हालात में ये सब कुछ हुआ, और एक परिवार आज अपने भाई के लिए अंकुर क्या मांगेंगे। अंकुर, जो भी कहेंगे आप आज बहुत मायने रखेगा, क्योंकि पहली बार आज पूरा देश आपको सुनेगा। ये सियासी बयानबाजी, ये भड़काऊ भाषण और इन सब के बीच दिल्ली में जो हुआ, इतनी सारी जिंदगियां गई हैं, लेकिन दुख तकलीफ के इस पहाड़ के बीच आप तैयार हुए हैं आज तक पर अपनी बातचीत करने के लिए। अंकुर, आप बने रहिए हमारे साथ। जरा कल्पना कीजिए, जिसने अभी अभी अपने भाई को मुखाग्नि दी है, जिसने अभी अभी अपने भाई का अंतिम संस्कार किया है, वो भी चाहता है कि आज भाईचारे
और साथ ही शांति का संदेश पूरे देश में जाए। अंकुर, इससे पहले कि हम आपकी बातचीत पूरे देश के सामने रखें, मैं तमाम सवालों के साथ आपके सामने आऊं, आपको सुनाते हैं आज भी सियासी जंग किस तरह से हो रही है। उड़ीसा की रैली में गृहमंत्री ने अपनी बात कही है। दूसरी तरफ सवाल यह है कि अभी तक आम आदमी पार्टी के पार्षद ताहिर हुसैन की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई है? क्यों सिर्फ सियासी बयानबाजी हो रही है? देखिए ये रिपोर्ट। जैसे जैसे हालात सामान्य हो रहे हैं, वैसे वैसे दिल्ली में खूनी होली खेलने वाली साजिशों के सबूत सामने आ रहे हैं। ये सारे पत्थर हिंसा का हथियार बनाने के लिए रखे गए थे। बहरहाल हिंसा थमने के बाद सियासत वाया अदालत जोरों पर है। आपको याद होगा कि कुछ दिनों पहले AIMIM के नेता वारिस पठान ने कर्नाटक के कलबुर्गी में आजादी की मांग की थी। 15 करोड़ है मगर 100 के ऊपर भारी है, याद रख लेना ये बात, ये याद रख लेना बात। असदुद्दीन ओवैसी के भाई अकबरुद्दीन ओवैसी ने भी भड़काऊ बयान दिया था। TRS खबरदार, अपनी जबान को लगाम दो, नहीं तो मेरी जबान जब चलने लगेगी तो तुम्हारे जिस्म के तार तार इन बयानों के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका डाली गई है। और किस तरह से ये बैशिंग ब्रिगेड जो है, बोगस बैशिंग ब्रिगेड ने बात का बतंगड़ बनाया, किस तरह से इस बोगस बैशिंग ब्रिगेड ने झूठ को पूरे गलत तरीके से लोगों तक परोसा और लोगों को प्रवोक किया। एक प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के लिए एग्जाम्पल है, उदाहरण है। वो अपने लोगों को बचाने में लगे हैं। जो लोग जिन्होंने दंगे को भड़काया, जिन्होंने हेट स्पीच दिया, उनको बचाने के लिए वो किसी भी स्तर तक जाने को तैयार है। साथ ही सोनिया गांधी, राहुल गांधी और सोनिया गांधी के बयानों को भी भड़काऊ बताकर कोर्ट से कार्रवाई की गुहार की गई है। किसी भी व्यक्ति, समाज और देश की जिंदगी में कभी कभी ऐसा वक्त आता है कि उसे इस पार या उस पार का फैसला लेना पड़ता है। यह हिंदुस्तान की आत्मा पर आक्रमण हो रहा है। दिल्ली हाईकोर्ट में कांग्रेस के सोनिया, राहुल, प्रियंका, AIMIM के असदुद्दीन, अकबरुद्दीन और वारिस पठान, आपके मनीष सिसोदिया, अमानतुल्लाह खान, वकील महमूद पराचा, बॉलीवुड हीरोइन स्वरा भास्कर के खिलाफ हेट स्पीच का केस दर्ज करने की मांग हुई है। अदालत ने इस मामले में केंद्र, दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है। सोनिया जी, जरा आप अपनी टिप्पणियों को देखिए। रामलीला ग्राउंड में आपने क्या कहा था? अब इस पार और उस पार फैसला लेना है। ये कौन सी भाषा है? ये उत्तेजना नहीं है तो क्या है? इस पार और उस पार का मतलब है संवैधानिक रास्ते से अलग। अगर आप श्रीमती सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी जी के बयानों की तुलना कपिल मिश्रा, अनुराग ठाकुर और प्रवेश वर्मा से करें तो आपको महात्मा गांधी के भगत और नथुराम गोडसे के भक्तों में जो अंतर है वो साफ दिखेगा। इस बीच दिल्ली हिंसा में मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। गुनहगारों के खिलाफ कार्रवाई की मांग बढ़ रही है, लेकिन दिलचस्प ये है कि जो कटघरे में खड़े हैं वो पुलिस के हाथ नहीं आ रहे। आम आदमी पार्टी से निकाले जाने के बाद ताहिर हुसैन फरार है और अंकित शर्मा का परिवार इंसाफ की गुहार लगा रहा है। आज तक ब्यूरो। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुधांशु त्रिवेदी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ जाएंगे। हमारे साथ राघव चड्ढा, आम आदमी पार्टी के विधायक, जुड़े हुए हैं। हमारे साथ आसिम वकार साहब, AIMIM के जुड़े हैं। विक्रम सिंह साहब हमारे साथ, पूर्व DGP उत्तर प्रदेश के, जुड़े हैं। सुधांशु जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। लेकिन मैं अपने दर्शकों को सबसे पहले अंकुर शर्मा के पास लिए चलती हूं। अंकुर, दुख की इस घड़ी में पूरा देश आपके साथ है, सभी की संवेदना आपके साथ है। सभी ने देखा है कि किस निर्मम तरीके से आपके भाई की हत्या हुई। आपकी जुबानी समझना चाहेंगे अंकुर, दुख की इस घड़ी में, मुझे पता है बहुत मुश्किल होगा आपके लिए कुछ भी बताना, लेकिन किन परिस्थितियों में यह सब कुछ हुआ और अब आप क्या चाहते हैं अंकुर, बताइए। मैम, मैं ये चाहता हूं कि देखो, अब आज कल पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ चुकी है
और आपने सभी ने देखा होगा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में डॉक्टर साहब ने क्या बताया है। डॉक्टर साहब ने ये बताया कि मेरे भाई को 400 चाकू से मारा गया है, और 400 चाकू एक बॉडी में जब लगते हैं तो आप खुद सोचिए उसकी बॉडी का क्या हाल होता है। सर उसका मैम उसका चेहरा और उसकी पूरा बॉडी को पूरी तरह बिगाड़ा हुआ था, और मैम उसकी किड मतलब उसके जो अतड़ियाँ वगैरह होती है वो सब बाहर निकाली हुई थी। इतना निर्मम तरीके से उसकी हत्या की है मैम, ऐसा तो मैम कोई मतलब क्रूर आदमी ही कर सकता है। और मैम ऐसी हत्या मतलब बस मैं क्या बताऊं मैम, बहुत ही बुरी तरीके से मारा है। पता नहीं किस चीज़ का एक बदला लिया है। मैम मेरा भाई एक IB अधिकारी था, उसका मैम किसी भी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, ना तो बीजेपी से, ना आम आदमी पार्टी से, ना कांग्रेस से। मैम वो तो गवर्नमेंट के लिए सर्विस करता है, उसके लिए सभी पार्टी एक बराबर है। और हम किसी पार्टी का वो नहीं करते कि सपोर्ट नहीं करते कि सिंगली किसी पार्टी का सपोर्ट करते हैं। हमारे लिए सभी पार्टी बराबर है मैम। अब हम ये चाहते हैं कि जिसने ये काम किया है सर मैम, उसका नाम है ताहिर हुसैन। मैम ताहिर हुसैन को जेल होनी चाहिए मैम, और उनको फांसी होनी चाहिए मैम। उनके खिलाफ सभी सबूत मिल चुके हैं, मीडिया ने सभी सबूत दिखा दिए हैं, और आसपास के लोगों ने भी बहुत वीडियो वायरल करे हैं। उन वीडियो वायरल से ताहिर हुसैन उस बिल्डिंग में साफ साफ नजर आ रहा है, और लोगों को बता रहा है कि किस तरीके से नीचे फायरिंग करनी है, पत्थर फेंकने हैं, डंडा लेके भी घूम रहा है मैम ताहिर हुसैन अपनी बिल्डिंग के ऊपर। मैम लाल स्वेटर पहना हुआ है, आपने वो वीडियो देखी होगी सभी ने। और मैम और वो झूठ बोल रहा है कि मैं बिल्डिंग में नहीं था, मैं तो कहीं बाहर चला गया था, दिल्ली पुलिस ने मुझे बाहर निकाला। आप सभी देखिए, बहुत इतनी वीडियो वायरल हो रही है कि वो साफ साफ दिख रहा है लोगों को बताते हुए कि आपको कैसे फायरिंग करनी है, कैसे पेट्रोल बम फेंकना है, कैसे तेजाब के गोले बना बना के फेंकने हैं। जो भी नीचे आ रहा है कोई भी हो, सबके ऊपर फेंक रहे हैं मैम। और बस हम चाहते हैं कि हमें इंसाफ मिले, हमारी फैमिली को इंसाफ मिले, जिसने ये किया है उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले। राघव चड्ढा विधायक हैं आम आदमी पार्टी के, उनसे मैं जवाब लूंगी इस बात का, लेकिन उससे पहले एक बार अंकुर अगर आप बताएं उस रोज किस तरह से ये हिंसा हुई थी। जैसा आपने पहले भी हमें बताया है, आपके भाई घर आए थे, उन्होंने बाहर ही बाइक पार्क की थी, उन्हें जानकारी मिली कि ऐसी हिंसा हो रही है, वो वापस गए थे। क्योंकि मैंने जाकर देखा है करीब 100 मीटर की दूरी पर ही ताहिर हुसैन का और आपका घर है अंदर गली में, और पास में ही वो नाला है। क्या हुआ था उस रोज? आपके भाई लगभग 4 बजे घर पहुंचे थे जी? यस मैम। नहीं मैम 4 बजे नहीं मैम, मेरा भाई सुबह 8 बजे घर से ऑफिस गया, सही सलामत गया, कोई दिक्कत नहीं मैम। उसका ऑफिस मैम हेडक्वार्टर में जॉब करता है, और मैम शाम को मैम वो 4:30 के बाद ही घर गली में आया, और उसने मैम गली में ही बाइक पार्क करी, और मैम रोड पे बहुत ज़्यादा हंगामा हो रहा था। तो मैम बस उसने मम्मी गली में घूम रही थी, गली में सभी औरतें घूम रही थी, तो उसने मम्मी को अपना फ़ोन दिया और मैम अपना पर्स दिया, और उसने कि मेरा फ़ोन पर्स वहाँ निकल ना जाए, मैं मैम देखता हूँ कि रोड पे क्या हो रहा है। बस वो रोड पे गया तो मैम उसने वहाँ देखा कि कुछ लोग मतलब पथराव हो रहा है वहाँ पे मतलब, और वो लोगों को समझा रहा था कि आप पीछे हट जाइए, कोई घायल हो जाएगा। क्योंकि मैम ताहिर हुसैन के मकान के ऊपर से बहुत ज़बरदस्त फायरिंग हो रही थी मैम, कितने राउंड फायरिंग हुई है मैम, बहुत लोग घायल हुए हैं, और मैम पथराव इतना ज़बरदस्त था उनके वहाँ से कि आप बस क्या बताएं मैम। और मैम पेट्रोल बम इतने फेंके जा रहे थे ऊपर से बना बना के, मैम उनकी प्लानिंग पहले से ही थी कि मैम इतने रोड़े पत्थर उनके मकान के ऊपर थे कि बस क्या बताए, और चारों तरफ उन्होंने पत्थर ही बरसाया है लोगों के ऊपर ताहिर हुसैन के मकान से। मैम वहाँ पे दंगा कराने का मैम जो हैंडलर है मैम वो है ताहिर हुसैन निगम पार्षद, और मैम उसके जो उसने वहाँ पे लड़के जो वहाँ बुलाए हुए थे 200 से 400 आदमी उसके मकान में थे मैम, और नीचे से ऊपर तक मैम पत्थरबाजी हो रही थी उसके मकान से। और उसी को शांत करने के लिए मेरा भाई थोड़ा आगे बढ़ा, उसने कुछ लोगों को पीछे हटाया, कुछ लोग पीछे भी हटे, और मैम दूसरी पार्टी को भी समझाया कि आप दंगा मत करो, आपको जो भी विरोध करना है शांतिपूर्ण विरोध करो, ऐसे किसी को घायल करके मार कर कुछ आपको नहीं मिलेगा। और बस वो नहीं माने, और मैम भीड़ भाग के ताहिर हुसैन के मकान से आई और मेरे भाई को उठाया, और साथ में कुछ और लोग भी थे, और उनको उठा के मैम ताहिर हुसैन के मकान में ले गई, और वहाँ ले जाके मैम घसीटते हुए लेके गई, वहाँ ले जाके, और मैम उनको बहुत निर्मम तरीके से उसकी हत्या करी। 400 चाकू मैम उसकी बॉडी पर मारे गए हैं। आप खुद सोचो 400 चाकू जब एक बॉडी पे लगते हैं तो क्या होता है मैम। उसका पूरा बॉडी ही छल्ली किया हुआ था, चेहरा पूरा बिगाड़ा हुआ था, आंखें निकाली हुई थी, बॉडी में पूरा
तेजाब डाला हुआ था, मैं पूरी यहाँ बॉडी पे तेजाब डाला हुआ था, वो मैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सब कुछ आ चुका है, आप पता कर सकते हो जीटीबी हॉस्पिटल जाके क्या पोस्टमार्टम रिपोर्ट है। और जिसने मेरे भाई का ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट डॉक्टर साहब ने की है, आप उनसे भी जानकारी ले सकते हो कि कितनी क्रूरता से इसकी हत्या करी है मेरे भाई की। मैं और बस क्या बताऊँ, हम चाहते हैं कि इनको सजा मिले, कड़ी से कड़ी सजा मिले जिसने ये किया है। और इसका मैन हैंडल मैम ताहिर हुसैन है। अब मैम ताहिर हुसैन बचने के लिए कुछ भी बोल सकता है कि मैं वहाँ नहीं था, मैं कहीं और था, पर मैम उसको सबूत मिले हैं वहाँ के कि वो वहीं था मैम, वो कहीं बाहर गया ही नहीं, वो उसी बिल्डिंग में था और उसी बिल्डिंग में उसने मेरे भाई को मरवाया है। और मैम पता नहीं उसने कितने लोग मरवाए हैं मैम वहाँ से। हम चाहते हैं हमारी फैमिली को न्याय मिले, बस मैम हम यही चाहते हैं। हमारे साथ राघव चड्ढा जी हैं जो कि विधायक हैं। राघव, अब ये बातें आप भी सुन रहे हैं अंकुर शर्मा की, जो तमाम बातें लगातार मीडिया की तरफ से आ रही थी, आज इसीलिए पहली बार आप अंकुर शर्मा के मुंह से खुद सुन रहे हैं, क्या बोलिएगा उनको? देखिए, सबसे पहले तो मैं शहीद अंकित शर्मा जी को अपनी श्रद्धांजलि देता हूँ। मेरे पास शब्द नहीं है, मैं वास्तव में बेशब्द हूँ इस समय, लेकिन इतना ज़रूर कह सकता हूँ, ऊपर वाले से प्रार्थना कर सकता हूँ कि इनके परिवार को इतनी शक्ति दे, इतना बल दें कि इस दुख की घड़ी में ये संभल सकें, इस दुख को झेल सकें। ये इर्रिपेरेबल लॉस है, ये ज़ख्म भरने वाला ज़ख्म है नहीं। ऊपर वाले से बस प्रार्थना ही कर सकता हूँ, अपने चरण कमलों में उन्हें स्थान दें और परिवार को शक्ति दें। जहाँ तक जिस व्यक्ति का नाम लेकर ये कह रहे हैं कि वो इस पूरी साजिश के पीछे हैं, उन पे सख्त से सख्त मुकदमा चलना चाहिए। कानून में अगर 6 साल की कैद लिखी है तो 12 साल की कैद होनी चाहिए, 12 साल की लिखी है तो 24 साल की कैद होनी चाहिए, 2 गुना सज़ा मिलनी चाहिए। और मेरी तो आपके चैनल के माध्यम से दिल्ली पुलिस से यही मांग रहेगी कि जल्द से जल्द उन्हें धर दबोचा जाए, सलाखों के पीछे डाला जाए, कार्रवाई करी जाए और दुगनी सज़ा कम से कम उस व्यक्ति को दी जाए, जो भी व्यक्ति हो। मैं आज एक पार्टी के नाते ही नहीं, दिल्ली वाला होने के नाते भी ये कह रहा हूँ कि जो भी व्यक्ति है, चाहे वो बीजेपी से हो, आम आदमी पार्टी से हो, कांग्रेस से हो, जिस विचारधारा का हो, जिस धर्म का हो, जिस जात का हो, जिस बिरादरी का हो, अगर उसने दिल्ली में दंगे करवाए हैं, जो लोग हैं, कई लोगों ने करवाए हैं, जो लोग इस पीछे इसके शामिल हैं, हर उस व्यक्ति पर कार्रवाई होनी चाहिए, 2 गुना सजा मिलनी चाहिए। और एक ऐसा डेटरेंस हमें क्रिएट करना चाहिए, एक ऐसा लेसन्स क्रिएट करना चाहिए कि आज के बाद हमारे देश में कोई इस प्रकार की घटना को अंजाम देने से पहले उसकी रूह कांप जाए। ऐसी सजा इन सबको देनी चाहिए। मैं बस यही मांग कर सकता हूँ। अंकुर, हमारे साथ राघव चड्ढा जी भी हैं और सुधांशु त्रिवेदी जी भी हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, सांसद हैं। अगर आपको कोई भी गुजारिश इनसे करनी है, क्योंकि मुझे पता है न्याय और इंसाफ की ये लड़ाई बहुत मुश्किल है आपके परिवार के लिए, आप सीधा उनसे बोल सकते हैं अपनी बात। आपने सुबह भी कहा था आप चाहते हैं आपके भाई को शहीद का दर्जा मिले, क्योंकि उन्होंने वहां पर जाकर जानकारी हासिल करने की कोशिश की थी जिस दौरान उनकी इस तरह से निर्मम हत्या की गई। अंकुर जी। अंकुर जी, आपको आवाज आ रही है? अंकुर जी से एक बार फिर संपर्क करते हैं, वो अपनी बात पूरी करेंगे। लेकिन इस बीच सुधांशु जी, ताहिर हुसैन को लेकर पूरा मामला घूम फिरकर पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। इधर उधर की बातें हो रही थी, लेकिन हम लोगों ने जो वहां पर जमीन पर गए थे, हमने अपनी मुंह जुबानी अपने कान से सुना था कि पूरा परिवार कैसे ताहिर हुसैन को लेकर सवाल खड़े कर रहा है। कहां है सर आपकी पुलिस? मीडिया पहुंच जाती है उस तक, और आपकी दिल्ली पुलिस एक ताहिर हुसैन को गिरफ्तार नहीं कर पाई है अभी तक। क्या खेल चल रहा है ये? अंजना जी, जो कुछ अंकित शर्मा के साथ हुआ है, जैसा उनके भाई बता रहे हैं, ये इको हो रहा, जरा इसको ठीक करवा दीजिएगा। जी ठीक है। जिस बर्बरता से उनके साथ किया गया है, ये कौन लोग करते थे? 400 चाकू मारना, शरीर के टुकड़े करना, आते निकालना। याद करिए, सीमा पर यही तो होता था जवानों के साथ, सर काट देना, शरीर के टुकड़े टुकड़े करके वापस भेजना। तो क्या ये उसी प्रकार के मिलते जुलते लोग नहीं लगते?
क्या ये इसी कारण से नहीं हुआ कि या ये संदेह नहीं होता कि कहीं उनको इसलिए निशाना बनाया गया क्योंकि वो आईबी के अधिकारी थे? तो मेरे विचार से जो कुछ ये घटनाक्रम दिख रहा है, ये जरा इको हो रहा, लगातार वो इको हो रहा है, इसको ठीक करवा दीजिए। जी ठीक करा। देखिए, जो कुछ भी घटनाक्रम हो रहा है, क्या वो सिर्फ एक दंगा नजर आ रहा है? ये कोई एक गहरी साजिश नजर नहीं आ रही है? सुधांशु जी, अमानतुल्लाह खान से लेके सुधांशु जी और ताहिर तक, सुधांशु क्या जी, पार्टी की फितरत जग जाहिर नजर नहीं आ रही? सुधांशु जी, अमानतुल्लाह खान, माफ कीजिएगा सर, आपको बीच में टोक रही हूँ। अमानतुल्लाह खान से लेकर ताहिर हुसैन से लेकर कपिल मिश्रा से लेकर अनुराग ठाकुर, सब तक मामला जाना चाहिए। माफ कीजिएगा सर, चुने हुए दो नाम मत लीजिए। पूरी बात होने दीजिए। नहीं सुधांशु जी, जिन्होंने पुलिस कहाँ है आपकी? समर्थन लिया था कि नहीं? बोलिए, ताहिर हुसैन को क्यों नहीं गिरफ्तार कर रही है आपकी पुलिस? होने दीजिए। खालिस्तानियों से समर्थन लिया था कि नहीं? बोलिए, कनाडा में जाके खालिस्तानी समर्थकों ने ताहिर हुसैन तक मीडिया पहुंच जाती है, आपकी पुलिस क्यों नहीं पहुंच पा रही है? क्या अगर कोई ताहिर हुसैन जैसा व्यक्ति पार्टी में प्रवेश भी पा जाता है और उसके बाद ताहिर हुसैन तक मीडिया पहुंच जाती है, उसके घर के छत से सबूत दिखाती है, आपकी पुलिस क्यों नहीं पहुंच पा रही है? होने दीजिए मेरी। जब ये इस तरह भैया लगातार इको हो रहा है, आपकी टेक्निकल टीम क्या कर रही है भाई? मेरे कान में लगातार इको हो रहा है। ठीक कीजिए प्लीज। हाँ, अब मैं बात में अंजना जी पूरी कर लूं। जब इस बात का शक हो रहा है कि इस ढंग के लोग कौन लोग काम करते थे, पूरा हथियारों का जखीरा छत के ऊपर, बमों की पूरी वो लेकर छत के ऊपर, ऐसे आदमी पार्टी में भी आ जाते हैं, पद भी पा जाते हैं, और उसको एक छोटी सी बात के लेकर यह किया जा रहा। सब अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ? यह बताइए, एफआईआर दर्ज होने से पहले पार्टी ने कार्रवाई क्यों नहीं की? यह इतनी सिंपल सी बात नहीं है अंजना जी। डोनाल्ड ट्रंप भारत की यात्रा पर थे सर, हम तो कपिल मिश्रा, अनुराग ठाकुर जिन्होंने भड़काऊ बयान दिए, उनके खिलाफ भी कार्रवाई का इंतजार कर रहे हैं। पहली बार हम तो अभी तक इंतजार कर रहे हैं सर कि अनुराग ठाकुर, कपिल मिश्रा पर आपने क्या कार्रवाई की? केवल एक छोटी सी बात को लेकर यह कहना कि तिनके की ओट में पाड़ छुपाने की बात नहीं हो सकती। तिनका सर उड़ के अगर आंखों में लग जाए तो पूरा घमंड चूर कर देता है। कई बार छोटा सा तिनका भी आंख में चला जाए तो फिर पूरा घमंड चूर कर देता है। हाँ, तो मैं वही कहना चाह रहा हूं, जवाब दीजिए ना। एक बार अंकित जी की बात सुनिए सर, अंकित जी फिर से जुड़ गए हमारे साथ। परिवार के लोग सीधे बात कह रहे हैं, उसके बाद सिर्फ हमने आलोचना कर दी, काम मेरा पूरा हो गया। अंकुर जी आपके सामने यहाँ पर सुधांशु त्रिवेदी जी भी हैं, सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी की, इस देश की संसद में बैठते हैं। दूसरी तरफ राघव चड्ढा हमारे साथ आम आदमी पार्टी के विधायक हैं। इस देश की संसद जहां पर आप मौजूद हैं, वहां से 15-18 किलोमीटर की दूरी पर है जब ये घटना घटी है, जहां ये घटना घटी है। मैं चाहती हूं कि आप अंकुर अपने शब्दों में दोनों से ही जो आपको कहना है, न्याय की गुहार लगानी है, आप खुद बोलिए। पूरा देश आपको इस वक्त अंकुर सुन रहा है आज तक पर। बोलिए अंकुर जी। मैम अब मैं सिर्फ यही कहूंगा दोनों ही पार्टी को ये कहूंगा, मेरे भाई को इंसाफ दिलाने में हमारी मदद करे। आम आदमी पार्टी से भी कहूंगा और बीजेपी से भी कहूंगा और कांग्रेस से भी कहूंगा। और मैम हाथ जोड़ के बोलता हूं मैम, आप हमारी सभी पार्टी मिलकर हेल्प करें। मैम मेरा भाई एक गवर्नमेंट सर्वेंट था और मैम वो गवर्नमेंट के लिए सर्विस करता था। मैम वो किसी धर्म के लिए, विशेष के लिए सर्विस नहीं करता था। उसके लिए सभी धर्म बराबर थे, हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, दोनों धर्म उसके लिए बराबर थे। वो तो मैम वहाँ पे सभी को समझाने गया था कि आप दंगा मत करो, आप घायल हो जाओगे, मर जाओगे। विरोध करना है आपको CAA NRC का या सपोर्ट करना है, शांतिपूर्ण विरोध करो, किसी से मतलब मारो मत। कोई मरेगा तो अपना ही घायल, अपना नुकसान होगा। इतने जहर घोल के आप CAA NRC का एक दूसरे को मार के करोगे और कितने घरों का नुकसान होगा। इससे हमारे भी हिंदू भाई भी मरेंगे, मुस्लिम भाई भी मरेंगे। हम ये नहीं चाहते किसी भी घर का कोई चिराग बुझे। और मैम हम चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी मिलके या बीजेपी पार्टी मिलके, सभी पार्टी मिलके मेरे भाई को इंसाफ दिलाए। जिसने भी ये किया है, हम उसको पार्टी से रिलेट नहीं करते, वो कोई सी भी पार्टी हो। सभी पार्टी हमारे लिए बराबर है। आम आदमी पार्टी भी बराबर है, बीजेपी भी बराबर है, कांग्रेस भी बराबर है और AIM भी बराबर है। हम चाहते हैं सिर्फ हमारे भाई को, जिसने इतनी बुरी तरह से मारा, 400 चाकू मारे और उसके में अतड़ियाँ बाहर निकाली है और बहुत बुरा तेजाब डाला उसकी बॉडी पे। हम ये चाहते हैं जिसने भी ये किया है उसको आम आदमी पार्टी, सभी पार्टी मिलके हमारा साथ दे और हमें इंसाफ दिलाने में हमारी मदद करे। और हम चाहते हैं आम आदमी पार्टी, खासकर केजरीवाल सर हमारे भाई को दिल्ली में शहीद का दर्जा दिलाने में हमारी मदद करो। क्योंकि हमारा भाई दिल्ली में दंगा शांत करते हुए, एक IB कर्मचारी होते हुए
और वहाँ पे गया और सभी की हेल्प करने की कोशिश करी, पर वहाँ कुछ दंगाइयों ने उसको ताहिर हुसैन की बिल्डिंग के अंदर खींचा और बहुत बुरी तरह मारा और मार कर उसको नाले में फेंक दिया और अगले दिन हमें उसकी बॉडी नाले में मिली। हम नहीं चाहते किसी के साथ कोई ऐसा अन्याय आगे कभी हो, किसी का बेटा ऐसे मरे जैसे हमारा परिवार आज तड़प रहा है, किसी का परिवार आगे से ऐसा तड़पे। हम चाहते सभी के बच्चे अपने घर में सलामत रहे, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम। सर सभी को न्याय मिलना चाहिए, बस मैं इतना ही कहूँगा सर। बिल्कुल। राघव जी प्लीज उनकी बात का जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं उनके भाई को शहीद का दर्जा मिलना चाहिए, इसके लिए वो खास गुजारिश आपकी पार्टी से कर रहे हैं। उसके बाद सुधांशु जी आप भी अंकुर जी से बात कर सकते हैं। बोलिए राघव जी। मैं उनको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मैं व्यक्तिगत तौर पे भी और पार्टी का प्रवक्ता होते हुए भी उनकी इस मांग को केवल स्वीकारता ही नहीं हूं, उसका समर्थन भी करता हूं और मैं सरकार तक उनकी आवाज़ ज़रूर पहुंचाऊंगा। मैं तो खुद आपके साथ इस इंसाफ की गुहार लगा रहा हूं और कह रहा हूं, मैंने कोई अभी पिछले आधे घंटे से मैं इस बहस पर हूं, मैंने एक राजनीतिक टिप्पणी नहीं की। हालांकि मेरे अच्छे मित्र सुधांशु जी ने राजनीतिक टिप्पणी दी, मैंने कोई राजनीतिक टिप्पणी नहीं दी। मैं भी आप ही की तरह कह रहा हूं, हर पार्टी का, और मैं आज एक नागरिक की तरह बात कर रहा हूं, जिस भी पार्टी से वो व्यक्ति रिश्ता रखता हो, जिन लोगों ने दंगा फसाद किया, उन सबको धर दबोच कर सलाखों के पीछे डालना चाहिए। आज एक और अभी जानकारी आई है, शो पे आने से पहले अभी न्यूज में चल रहा है कि राहुल सोलंकी जी, उनका भी स्वर्गवास हो गया, उनकी भी जान चली गई इन दंगों में। उनके पिताजी ने कहा कि कपिल मिश्रा मेरे बेटे का हत्यारा है। मैं तो कह रहा हूं, हाईकोर्ट ने कहा एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, चाहे वो कपिल मिश्रा हो जो बीजेपी का हो, चाहे ताहिर हुसैन हो जो आम आदमी पार्टी का हो। कोई भी व्यक्ति है जिसने दंगा फसाद भड़काया या इसमें कोई भी भूमिका निभाई, जांच हो, कार्रवाई हो और कम से कम दुगनी सजा उस व्यक्ति की होनी चाहिए। हमने तो, और सुधांशु जी क्योंकि राजनीतिक बात कर रहे हैं, अंजना जी आपके माध्यम से, मेरे अच्छे मित्र हैं सुधांशु जी, उनसे पूछना चाहूंगा, भाई आम आदमी पार्टी के पार्षद पे आरोप लगा और उसको एफआईआर दर्ज हुई, हमने तो पार्टी से 1 मिनट में सस्पेंड कर दिया। आपके बीजेपी के नेताओं पे दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि एफआईआर दर्ज हो, वहां से जज को ही सस्पेंड कर दिया। हम पार्षद सस्पेंड करते हैं, आप जज को सस्पेंड कर देते हैं। कम से कम बिना किसी दलगत राजनीति के, धर्म जात की राजनीति में पड़े, एक ही कानून सब पर लागू हो और ताहिर हुसैन को भी जेल में डाला जाए और कपिल मिश्रा को भी जेल में डाला जाए। जो व्यक्ति दिल्ली का सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं, मेरी दिल्ली, प्यारी दिल्ली, हम सबकी दिल्ली का, उस व्यक्ति की जगह दिल्ली में नहीं है, दिल्ली के जेल की सलाखों के पीछे है। राजधर्म का पालन हो, मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं, ना मैं कोई राजनीतिक बयान देना चाहता हूं अंजना जी, और मैं प्रयास करूंगा कि आज की आपकी ये बहस, बहुत संवेदनशील माहौल से हम गुजर रहे हैं। भारत का संविधान, भारत का लोकतंत्र 4 स्तंभ की बात करता है कि इस देश को चलाने के लिए 4 स्तंभ चाहिए। एग्जीक्यूटिव चाहिए, लेजिस्लेचर चाहिए, न्यायपालिका चाहिए और मीडिया चाहिए। और इस समय चारों स्तंभ केवल संवेदनशील माहौल में किस प्रकार से सद्भाव बने, भाईचारा बने और वो लोग जिनके घर उजड़ गए, उन घरों का पुनर्वास कैसा हो, केवल उसी पे हम लोग ध्यान दें। हमारी सारी काम उसी पे होना चाहिए। सुधांशु जी आप राघव जी की भी बात का जवाब दीजिएगा, लेकिन अंकुर जी हमारे साथ मौजूद हैं। मैं चाहती हूं कि आप सीधे उनसे रूबरू होकर बात करें और उनको आश्वासन दें। देखिए, मुजफ्फरनगर में जाकर उन्होंने अपने भाई का अंतिम संस्कार किया है, बहुत गुजारिश करने पर, ताकि सच सामने आए। वो आज तक पर आकर अपनी बात रख रहे हैं। उनके लिए बहुत मुश्किल घड़ी है सर, बहुत मुश्किल घड़ी है, लेकिन वो ये भी चाहते हैं कि न्याय पर फोकस हो, सियासत पर नहीं। सुधांशु जी देखिए, अंकुर जी हैं। देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा कि अंकुर जी सिर्फ भारत के नागरिक नहीं थे, आईबी के एक अधिकारी भी थे। आईबी के अधिकारी विक्रम सिंह साहब ज्यादा बेहतर जानते होंगे, उनके पद और उनका क्या कार्य असाइंड है यह गोपनीय रखा जाता है, परंतु सामान्यतः यह माना जाता है कि आईबी के अधिकारियों का कोई ऑफिस टाइम नहीं होता है कि वो 10 से 5 तक या 9 से 6 तक कार्यकाल में हैं। अक्सर उनके कार्य की भूमिका यह होती है कि वो पूरे टाइम 24 घंटे ही कार्य पे माने जाते हैं। तो एक प्रकार से यह माना जाए तो अंकुर जी अपनी ड्यूटी पर काम करते हुए। सर एक करेक्शन सुधांशु जी मैं कर दूं ऑन एयर, क्योंकि एक करेक्शन कर दूं। अंकुर जी हमारे साथ लाइव है, ये भाई है। सुधांशु जी अपनी बात पूरी कर लीजिएगा। अंकित शर्मा जी की मृत्यु हुई है, उनके भाई अंकुर जी लाइव है हमारे साथ। तो अंकित जी की हत्या की गई। जी सर, सॉरी क्षमा चाहता हूँ, मैं अंकित जी की बात कर रहा हूँ, मैं अंकित जी की बात कर रहा हूँ, तो क्षमा चाहता हूँ मैं अंकुर। तो अंकित जी को यह माना जाना चाहिए कि वो ऑन ड्यूटी थे, तो केंद्र सरकार
जो अधिकतम संभव व्यवस्था के तहत केंद्र सरकार के द्वारा होगा वह करने का प्रयास करेगी और इस विषय को मैं व्यक्तिगत स्तर पर भी सरकार से बात करने का प्रयास करूंगा। दूसरा विषय जो अभी राघव जी ने कहा, उन्होंने राजनीति न कहते हुए भी कैसे राजनीति की बात कर दी। मेरी जानकारी के अनुसार राघव जी एक बड़े वकील हैं। राष्ट्रीय चैनल पर मैं उनसे पूछना चाहता हूं, जजों का ट्रांसफर कौन करता है? राघव जी से पूछ रहा हूं, जजेस का ट्रांसफर कौन करता है? आपने कहा सरकार ने कर दिया, सरकार करती है क्या? मैं जवाब दे देता हूं। मेरा प्रश्न राघव जी से, जवाब दे देता हूं। बोलिए राघव जी। हाँ, सरकार करती है। हाँ, बिल्कुल 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 सरकार करती है। कोलिजियम के निर्देश, हाँ, कोलिजियम के निर्देश पर दिल्ली केंद्र में बैठी सरकार उसको नोटिफाई करती है। और पहली बार केंद्र में बैठी सरकार ने एक ऐसी नोटिफिकेशन निकाली है जिसमें जज का जो तबादला हुआ है वो उसी समय से, यानी कि इंस्टेंट तबादला हुआ है। उनको अपने मैटर्स समाप्त करके अपने सारे जो भी उनके सामने जो मसले थे वो सुनकर उस पर फैसले देने का समय नहीं दिया गया। मैंने पिछले 10 सालों के तमाम जजों के ट्रांसफर के ऑर्डर निकाल कर देखे, हर जगह बताया जाता है कि आपको इस तारीख से आपका ट्रांसफर होगा और इस तारीख को आपने ज्वाइन करना है। पहली बार ऐसा ट्रांसफर हुआ जहां जज का ये भी नहीं लिखा। भाई, दिल्ली के सफाई कर्मचारी का भी ऐसे ट्रांसफर नहीं होता सुधांशु जी, आप भी जानते हैं। दिल्ली के एक साधारण सफाई कर्मचारी का भी इस प्रकार से ट्रांसफर नहीं होता है। बताया जाता है कि इस तारीख से आपको ट्रांसफर करना है, हफ्ते 10 दिन का समय दिया जाता है। ठीक है, आपसे मैंने एक वाक्य पूछा था, सुनिए, आपको अपना वक्तव्य देने के लिए नहीं कहा था। बोलिए। मैंने सिर्फ आपसे एक वाक्य में पूछा था, चूंकि आप उस बात को गलत बोल गए थे तो आप डिफेंस करने लगे। जजेस का ट्रांसफर सर्वोच्च न्यायालय का कोलिजियम करता है। एनजेसी एक्ट के समय 2014 में क्लियर हो गया, रत्ती भर सरकार की दखल नहीं हो सकती। सर्वोच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस की अध्यक्षता में होता है। वह ट्रांसफर 12 फरवरी को हो गया था। 12 फरवरी को हुआ ट्रांसफर ऑर्डर, जिसके के लिए कंसेंट भी संबंधित जज ने दे दी थी। उसका नोटिफिकेशन कौन जारी करता है? उनका और अन्य देखिए, बारीक बात पूछ रहा हूं सुधांशु जी, ट्रांसफर ऑर्डर उसका नोटिफिकेशन कौन जारी करता है? उनको अचानक अप्रत्याशित लग, ठीक है। अब देखिए, डिस्टर्ब मत करिए, कुछ देर में डिस्टर्ब मत करिए, कुछ देर में वापस आएंगे इस पर। अरे जारी तो कुछ देर में हम इस पर वापस आएंगे। हाईकोर्ट के जज के ट्रांसफर को लेकर जो बवाल है उस पर मैं लौटूंगी सुधांशु जी। एक बार मुझे फिर से अंकुर जी के पास जाने, उसके बाद विक्रम आ रही हूँ। एक सेकंड, कोलिजियम का फैसला हो सकता है, लेकिन सुधांशु जी ये भी तय है, नोटिफिकेशन हुआ, आधी रात को सामने ऑर्डर आया और इसी लेकर ये बवाल मचा। अंकुर जी, लगातार ये मामला, चूंकि उस इलाके, पूरे इलाके में, चाहे वो गोकुलपुरी हो, यमुना विहार हो, चांदबाग हो, खजूरी खास, जहां पे आपका घर है, एक सेकंड सर, आ रही हूं, खजूरी खास आ रही हूं सुधांशु जी, आ रही हूं प्लीज। खजूरी खास का इलाका हो जहां पर आपका घर था, ताहिर हुसैन का घर है अंकुर जी, वहीं पर आगे जाकर चाहे वो मौजपुर हो, उसके बाद जाफराबाद हो, पूरा जो नॉर्थ ईस्ट का इलाका है जहां पर यह आग भड़की। लगातार मैंने देखा जितने शटर्स दुकानों के बंद थे, नो सीए, नो एनआरसी करके वहां पर सब पर पेंट के जरिए लिखा हुआ है। ये बवाल, ये आग, ये गुस्सा कई दिनों से वहां पर पनप रहा था। अंकुर, आपकी नजर से समझने की कोशिश करेंगे कि आपकी आंखों में, आपके नजरिए में आपको क्या लगता है, कौन जिम्मेदार है? वो तमाम सियासतदान जिन्होंने भड़काऊ बातें कही, या फिर जो विरोधी थे, जो समर्थक थे, जिनके बीच में टकराव हुआ, या फिर जो परिस्थितियां बनी, उन पर आप क्या कहेंगे अंकुर जी? मैं सिर्फ ये कहूंगा कि देखो कि भड़काऊ भाषण तो सभी देते हैं, सभी राजनेता करते हैं, पर मैम हिंसा करना सही नहीं है। जो ये सीए एनआरसी का आपको शांतिपूर्ण विरोध करना, जो हमारे मुस्लिम भाई करते रहना चाहिए था, इन्हें हथियार नहीं उठाना चाहिए था। और जो हमारे इलाके में जो ये हिंदू मुस्लिम टकराव हुआ है, ये बहुत गलत हुआ है। हमारे हिंदू मुस्लिम में एकता बनी रहनी चाहिए। मैम, हम चाहते हैं कि हमारे पूरे यमुना पार का हिंदू मुस्लिम एकता दोबारा फिर बने और सभी पार्टी मिलके, चाहे बीजेपी हो, आम आदमी पार्टी हो और कोई भी पार्टी हो, सभी मिलके मेरे भाई को इंसाफ दिलाए। और बस देखो मैम, बस इतना ही हम चाहते हैं और इसके अलावा हम कुछ नहीं कह सकते। और हमारे भाई को शहीद का दर्जा मिले और आगे से कोई ऐसा कदम ना हो, तो सभी पार्टी मिलके कुछ ऐसी कार्रवाई करे कि हिंदू मुस्लिम में इतना भेदभाव कभी आगे ना हो, एक दूसरे का इतना ज़्यादा नुकसान हो जाए। आम आदमी पार्टी के लिए भी मैं यही कहूँगा, बीजेपी के लिए ये कहूँगा और सभी पार्टी के लिए मैं ये कहूँगा, सभी को साथ मिलके इस घड़ी में हमारा साथ देना चाहिए। कोई हमारे लिए आम आदमी पार्टी भी समान है, बीजेपी भी समान है और सभी पार्टी हमारे लिए एक है। हम किसी पार्टी का विरोध नहीं करते, सब पार्टी हमारे लिए बराबर है। और हम सब यही चाहते हैं कि हमारे भाई को न्याय मिले
और अंकुर जी, उसको शहीद का दर्जा मिले मैम। जी बिल्कुल, वो हमने बात पहुंचा दी है। सुधांशु जी भी कह रहे हैं कि अपने स्तर पर वो इस बात को आगे ले जाएंगे सरकार के सामने, और राघव जी भी आपको आश्वासन दे रहे हैं, दोनों कह रहे हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं आसिम वकार जी से एक रिस्पांस लूं, अंकुर जी आप बता रहे थे कि वो घर भी नहीं आए थे, बाहर से ही वो चले गए अपना सामान देकर पता करने के लिए कि क्या कुछ हुआ है। फिर आप लोगों को क्या अगले दिन या फिर देर रात में ये जानकारी मिली, क्योंकि आप लोग लगातार उनको खोज रहे थे, ढूंढ नहीं पा रहे थे, कैसे फिर जानकारी मिली आप लोगों को? यस मैम, मैम जैसे वो गली में घुसा, मैम हमारी गली में घुसा है कि एक हमारे घर के बराबर में से एक गली, पतली गली निकलती है, वो मेन रोड पे निकलती है मैम। तो वहां से निकल मैम वो मम्मी को गली में मिला। गली में हमारे बहुत सारी औरतें घूम रही थी, क्योंकि बाहर मैम ताहिर हुसैन के मकान से बहुत जबरदस्त फायरिंग हो रही थी, पथराव हो रहा था, आगजनी हो रही थी, सब कुछ हो रहा था मैम। सारे हथियार वहां आपको मिले होंगे, आपने वहां चेक किया होगा, सब कुछ हो रहा था वहां से। तो मेरा भाई जैसे भी गली में घुसा, बाइक पार्क करी बाहर, एकदम उसने मम्मी को अपना फोन दिया, पर्स दिया कि मेरा फोन वहां निकल ना जाए, पर्स ना निकल जाए, क्योंकि भीड़ इतनी थी, एक दूसरे मतलब आगजनी हो रही थी। उसने सोचा कि मैं अपने लोगों को, दूसरे लोगों को शांत करने की कोशिश करूंगा, और जो भी कोई मेरी बात मानेगा, कोई तो इसमें मेरी बात मानेगा और कोई तो बचेगा इसमें, मतलब हंगामा करने से कोई तो बचेगा। तो मैम वो यही करने गया था कि कोई तो शांत हो, पीछे हटे, क्योंकि मैम ताहिर हुसैन के मकान से मैम जबरदस्त फायरिंग हो रही थी। हमें नहीं पता मैम इतनी फायरिंग वहां से कैसे हुई, इतना हथियार वहां पे कैसे आया ताहिर हुसैन के मकान में। और मैम इतना वहां पे मैम वो था, क्या बोलते हैं उसको मैम, पेट्रोल बम, और मैम मतलब तेजाब बम बना के, पन्नी के अंदर बना के मैम तेजाब बम, और मैम बहुत कुछ वहाँ हथियार था, पत्थर रोड़े, इतना वहाँ हथियार था कि मैम ऊपर से फेंके जा रहे थे। 6 मंजिला मकान है ताहिर हुसैन का, वो उससे जबरदस्त पथराव हुआ, जबरदस्त फायरिंग हुई। मैम वही मेरा भाई देखने गया और लोगों को पीछे कर रहा था कि आप पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ, और दूसरी पार्टी को भी समझा रहा था कि आप भाई पथराव मत करो, इसमें हमारा नुकसान है, किसी का नुकसान नहीं होगा, हम ही मरेंगे। और शांत करना की कोशिश करी उसने कि शांत हो जाओ सभी लोग। और मैम फिर इसी बीच मैम ताहिर हुसैन के मकान से निगम पार्षद जो है आम आदमी पार्टी के, वो अब निरस्त हो चुके हैं मैम, ये बहुत अच्छी बात है, वो अब निरस्त हो चुके हैं। पर अब उन पे मैम कानूनी कार्रवाई भी होनी चाहिए और उनको सजा मिलनी चाहिए। मैम उनके वहां से कुछ कम से कम मैम 50-60 लोगों की भीड़ भाग के आई और उन्होंने मेरे भाई को खींचा, और उसे मेरे भाई को खींचते हुए मैम सबने देखा, वहां पे जितनी वहाँ पब्लिक थी, बचाने की कोशिश भी करी, पब्लिक ने पीछे भागे, पर मैम उन पे इतनी फायरिंग हुई, इतना उन पे पथराव हुआ, इतना उन पे आगजनी हुई, मैम उसको खींच के ले गए। जो भी लोग थे मैम, 2 लोगों को फायरिंग में इंजर्ड हुए थे, एक के मैम हाथ में गोली लगी थी, एक के पेट में गोली लगी थी, दो लोगों को एकदम हॉस्पिटल लेके गए मैम। ट्रॉमा सेंटर है कश्मीरी गेट पर, मैम वहाँ 2 लोगों को एडमिट कराया था उसी रात, 25 की रात को। तो मैम फिर हमें ये सभी घटना हो गई, हमें फिर रात को मैम 9 बज गए मैम, ये घटना होते हुए, मतलब खत्म हो चुका था 9 बजे तक। हमारा भाई घर नहीं आया, हम परेशान होने लगे कि भाई सब मामला शांत हो चुका है, अब तो रोड पे पुलिस आ चुकी है, तो अब इतनी मतलब अब हमारा भाई क्यों नहीं आया। मैम हम गली गली में घूमे, सब जगह घूमते, पापा मम्मी भाई बहन और हमारे पड़ोसी, सभी लोगों ने हमारा बहुत साथ दिया, हम बहुत घूमे मैम। सबसे पहले हम गए मैम, हमारे यहाँ पड़ता है मैम एक हॉस्पिटल पड़ता है मैम, मावी हॉस्पिटल, वहाँ गए, वहाँ हमारा भाई हमें नहीं मिला, किसी ने बताया कि वहाँ पे वो किसी को लेकर गया है या वो घायल होगा, वहाँ पे गया होगा, वहाँ पे जाइए। तो वहाँ गए मैम, वो वहाँ भी नहीं मिला। फिर किसी ने बताया कि वो 2 लड़कों को लेके मैम वो ट्रॉमा सेंटर कश्मीरी गेट गया है, तो मैम वहाँ पे गए, वो हमारा भाई हमें वहाँ भी नहीं मिला। फिर मैम हम वहाँ से ही लौटे, हमारा भाई, फिर हमने खजूरी थाने में गए मैम, वहाँ पे उन्होंने कहा कि आपका थाना ये नहीं लगता, और फिर हम गए मैम सीलमपुर, वो मैम दयालपुर थाने में। मैम दयालपुर थाने में जाके हम पहुँचे मैम, रात के हमें बज गए थे मैम 12। तो मैम दयालपुर थाने में पहुँच के उन्होंने बताया कि कुछ बॉडी मतलब घायल लोग, कुछ बॉडी हमारे यहाँ से चांदबाग से GTB हॉस्पिटल गई है, आप वहाँ जाके चेक करो। मैम GTB हॉस्पिटल में हम गए, हम मैम अलग अलग वार्ड में घूमे, मम्मी पापा मैं और एक अंकल जी हमारे साथ थे, हम चारों पूरे वार्ड में घूमे, पर हमें हमारा भाई वहाँ नहीं मिला। फिर हम और परेशान हो गए, हमें मैम बच गया 1 वहाँ ढूंढते। फिर हम दोबारा दयालपुर थाने में आए, हमने अपना केस रजिस्टर्ड करा दयालपुर थाने में, और मैम केस रजिस्टर्ड करने के बाद हम मैम अपने घर 1:30 और 2 के बीच में अपने रात को हम 25 की रात को हम अपने घर पहुंचे। फिर भी मैम हमें शांति नहीं पड़ी, हमें लगा क्या पता हमारा भाई कहीं गली वगैरह में या किसी ने किडनैप किया हो, कि कहीं किसी से बात करे, कुछ पता लगे। तो मैम फिर हमने हर जगह घूमे मैम अपने इलाके में, तो मैम हमें फिर किसी ने बताया कि कुछ लोगों की बॉडी नाले में डाली है, 3 लोगों की बॉडी नाले में डाली है उठा के मैम, उसकी मैम वीडियो वायरल हो रखी है, आप चेक कर सकते हो, शायद आपके पास भी वो वीडियो होगी। तो मैम 8 लड़कों ने मैम उसे कंधे पे उठा के, मतलब उसको मैम
उठा के उन्हें नाले में डाला है मैम उन बॉडियों को। तो फिर हमें बहुत डर लगने लगा कि हमारा भाई के जब रात के मैम 2 से 3 के बीच में टाइम हो रहा था तो मैम हमारा भाई हमें नहीं मिला, हमें डर लगने लगा कि शायद हमारे भाई की बॉडी भी उनमें से एक है। तो मैम फिर हमने सुबह फिर पुलिस के पास फ़ोन किया 7 से 8 के बीच में कि सर हम यहाँ पे नाले में चेक कराइए, हमें शक है कि नाले में कोई बॉडी है, इसमें शायद हमारा भाई भी हो सकता है। पर हम ये चाह रहे थे कि हमारा भाई उसमें ना हो, क्योंकि हम बहुत डर रहे थे, हमारी फैमिली बहुत ज़्यादा रो रही थी। हमने बहुत समझाया अपनी मम्मी को, पापा को। वो मेरा भाई मेरी मम्मी और पापा की बहुत बड़ी जान था। और बस सर क्या बताऊं सर, 10 बजे के आसपास चेकिंग टीम, पुलिस चेकिंग टीम मतलब वहाँ पे आई तो उसने मैम वहाँ पे सर्च किया तो मैम 10 और 10:30 के बीच में मेरे भाई की बॉडी वहाँ मिली। उनका मैम हाथ भी दिख रहा होगा, उनका कुछ वीडियो में फोटो वायरल हो रखे है, नाले में उनका हाथ दिख रहा है। तो मैम हाथ देखते ही मेरे पापा ने और मामा ने उनको पहचान लिया, हाँ ये मेरा भाई है। मैम फिर उनकी बॉडी को बाहर निकाला। मैम जैसे ही उनकी बॉडी को बाहर निकाला, उनकी बॉडी पे मैम इतने चाकू से वार किया था कि आप मैम बस सोच भी नहीं सकते। 400 चाकू एक बॉडी पे जब लगते हैं, आप खुद सोचिए 400 चाकू क्या होता है। और मैम तेजाब, बॉडी पे तेजाब डाला हुआ था, चेहरा पूरा बिगाड़ा हुआ था, आंख नाक कान सब काटे हुए थे। ऐसे कौन मारता है किसी को, दुश्मन को भी कोई ऐसे नहीं मारता। और मैम पता नहीं किस चीज़ का उन्होंने उससे भाई से बदला लिया है, पता नहीं क्या, तो उन्हें कुछ ऐसा लगा हो कि मतलब इसको मारना ही है, या मतलब क्या सोच के मारा है हमें कुछ नहीं पता मैम। हम चाहते हैं बस अब ये चाहते हैं कि जिसने ये कार्रवाई करी है, जिसने ये निगम पार्षद जो ताहिर हुसैन है उस पर कार्रवाई हो। और आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, बीजेपी, AMIM सभी पार्टी मिलकर हमारा साथ दे। हम किसी पार्टी के विरोध में नहीं है, सभी पार्टी हमारे लिए इक्वल है जी। ना मैं हिंदू का विरोध करते, ना मुस्लिम का विरोध करते। हम चाहते हैं कि सभी पार्टी हमारा साथ दे और हमारे भाई को इंसाफ दिलाने में हमारी मदद करे। बस मैं अंकुर इतना ही जी, कहूंगा सर। अंकुर 26 साल उम्र थी ना अंकित की, उसके बारे में जरा बताएं हमारे दर्शकों को कि क्या उनकी सोच थी, क्या कर रहे थे वो, IB में कर्मचारी थे, क्या थी उनकी सोच, किस तरह के व्यक्ति थे आपके भाई? अंकुर, हम चाह रहे थे कि आप अपने भाई के बारे में बताएं। उनकी उम्र सिर्फ 26 साल थी, फिर भी उन्होंने बहादुरी से जो परिस्थिति बाहर बनी हुई थी उसका सामना करने का फैसला लिया। ऐसे वक्त पर जब कई लोग दुबक कर अपने घरों में छिप रहे थे, अंकित ने हिम्मत करके जाकर लोगों को समझाने की कोशिश की। 26 साल सिर्फ उनकी उम्र थी। क्या थी उनकी सोच, क्या किस तरह के व्यक्ति थे, क्या था उनका व्यक्तित्व, माँ से कैसा रिश्ता था, आप लोगों से कैसा था? अंकुर, इस बारे में अगर कुछ बताएं। आवाज नहीं आ रही अंकुर जी से फिर आवाज नहीं आ रही है। मैं आ रही हूँ आपके पास। आसिम वकार साहब, आपने सुना, उन्होंने कहा कि AIMIM के नेता भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। सबको मतलब जिसने इतनी नफरत देखी और इस नफरत की वजह से दंगा देखा, दंगे में अपने भाई को खोया, वो भी कह रहा है कि सब मिल जाओ, खत्म करो मौत का ये तांडव, ये सिलसिला। देखिए, सबसे पहले तो मैं आज तक के चैनल पर बैठकर दिल्ली के लोगों से हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूं, दोस्तों ये आपकी जिंदगियां हैं, आपकी जानें हैं, आपसे हाथ जोड़कर मेरी गुजारिश है कि राक्षसों को, दानवों को अपनी जानों से मत खेलने दीजिए। आपकी जिंदगी है, जीना आपको है, ये शहर आपका है, ये मुल्क आपका है। आपस में इनको पहचानिए, ये कौन लोग हैं जो आपकी जिंदगियों से खेल रहे हैं। मत लड़िए, शांति बनाइए। नहीं, फिर जब ये ज्ञान की बातें आप देते हैं सर, तो याद आता है ना कि वारिस पठान क्या सिखाते हैं, साथ साथ रहे जब हैं, आप ये आगे भी ज्ञान साथ की साथ बातें रहेंगे। आसिम वकार साहब आप बताते हैं, तो ये सवाल भी पूछा जा रहा है ना कि अगर कपिल मिश्रा ने दूसरी बात, भड़काया, मैडम, अगर अनुराग ठाकुर ने भड़काया, तो वारिस पठान ने भी कहा कि वो 100 करोड़ है तो हम 15 करोड़ हैं। यही तो वो सियासी चक्रव्यूह है जिसमें आम आदमी के मन के अंदर जहर खोला गया, जिसकी वजह से ऐसे दर्दनाक अंत हुए। मैडम, बहुत देर से मैं अभी अंकुर शर्मा की बात सुन रहा था। मैं अपनी पार्टी की तरफ से यह वादा कर रहा हूं आपसे, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ये आपसे वादा कर रही है कि खाली अंकित शर्मा नहीं, जो रतनलाल हेड कांस्टेबल मारे गए हैं उनको भी शहीद का दर्जा दिलाने के लिए सबसे पहले अगर आवाज उठाएगी तो MIM उठाएगी। भारत सरकार से और दिल्ली सरकार से हमारी ये मांग है। आपकी बात हो गई, एक बार फिर से माफ कीजिएगा आसिम वकार साहब। अंकुर जी हमारे साथ फिर से जुड़ गए हैं। अंकुर जी, आवाज कट गई थी पिछली बार। मैं आपसे ये पूछ रही थी कि सिर्फ 26 साल उम्र थी अंकित जी की, ऐसे वक्त पर जब सब लोग अपने घरों में दुबक कर अपनी जान बचा रहे थे, अंकित शर्मा ने
हिम्मत दिखाई, 26 साल अगर मैं सही हूं तो महज उनकी उम्र थी, फिर भी वो बीच में गए और उन्होंने सबका सामना करते हुए कहा कि मैं शांति यहां पर कायम करने की कोशिश करूंगा। किस तरह के व्यक्ति थे, क्या उनकी सोच थी, मां से, परिवार से कैसा रिश्ता था, थोड़ा सा अंकित जी के बारे में बताएं। मैम बचपन से ही मैम उसका सपना था कि वो मैम पुलिस या फोर्स में जाए, और मैम बड़े होते होते मैम उसने मैम उसका सपना बन गया, उसको आईबी में जाना है, मतलब देश की सेवा करनी है, मतलब कैसे भी रह के या पुलिस फोर्स में जाके कैसे भी रह के उसको देश की सेवा करनी है। उसका बचपन से ही जज्बा था कि मुझे देश के लिए कुछ काम करना है, कुछ बड़ी कार्रवाई करनी है। मेरा भाई एक निडर व्यक्ति था जो मतलब देश के लिए मतलब मर मिटने के लिए तैयार रहता था। मैम वो किसी भी स्थिति में डरता नहीं था किसी भी चीज़ से। कभी कोई मुश्किल हो, कभी कोई कुछ भी दिक्कत हो, मैम वो डरता नहीं था, हमेशा मुश्किल का सामना करता था मैम वो। तो मैम वो किसी से डरने वाला आदमी नहीं था मैम। वो चाह रहा था कि लोग शांत हो जाए, एक दूसरे को ना मारे, क्योंकि मैम मेरे भाई के दोस्त मुस्लिम भी मेरे भाई के बहुत सारे दोस्त हैं, आप पता कर सकते हो हमारे इलाके में जाके। हिंदू भी मेरे भाई के मेरे सभी दोस्त हैं, उसके मैम दोनों ही पार्टी में उसके सभी दोस्त हैं। उसे लगा था कि सामने कोई अपने भाई है मुस्लिम भाई और वो उस पर हमला नहीं करेंगे, उसे देख के हमला नहीं करेंगे। मैम जितने दोस्त मेरे भाई के हिंदू हैं इतने दोस्त मेरे भाई के मुस्लिम भी थे मेरे इलाके में। पर मैम ताहिर हुसैन ने मुझे लगता है मैम बाहर से आदमी बुलाए हुए थे, वे मैम हमारे यहाँ के आदमी मुझे लगता नहीं, शायद उनमें थोड़े बहुत हो, पर उसने ज्यादातर मैम बाहर से ताहिर हुसैन ने कुछ किराए पे गुंडे बुलाए हुए थे जिसने वहाँ पे हमला किया। क्योंकि मैम मेरे भाई को, छोटे भाई को पूरे इलाके में वहाँ सब लोग जानते थे मैम, हिंदू भी जानते थे। और यही वो जज्बा है ना अंकुर जी जो हमें भी दिखा जब हम गए। हर कोई अंकित के लिए बाहर खड़ा था और हर कोई पूरे देश में आज खड़ा है और सम्मान करता है आपके भाई के उस जज्बे। विक्रम सिंह जी, सवाल यह है कि जिस ताहिर हुसैन का नाम अंकुर शर्मा इस पूरे 1 घंटे लगातार हमारे सामने रखते रहे हैं, मीडिया पहुंच जाती है लेकिन वो नहीं पहुंच पाते। संक्षिप्त में 2 लाइन में जवाब दीजिएगा सर। पुलिस नहीं पहुंच पाती है। हम अगर कमर कस ले तो ये कहीं से जमीन से खोद करके हम ला के दे देंगे अंजना जी, और अगर अब नहीं तो कमर क्यों नहीं कस रहे सर? अंकित के खून का तिलक लगा रहे हैं अपने मस्तक के ऊपर, कम से कम उसके खून की अब आप वेट कीजिए। एसएन श्रीवास्तव आ गए हैं, थोड़ा सा 24 घंटे का वक्त दीजिए। एसएन श्रीवास्तव का आश्वासन है कि बहुत जल्द, मैं ज्यादा कहना कुछ नहीं चाहता हूं, मैं समझता हूं कि अब तलवार ज्ञान से बाहर आ गई है। इस कार्यक्रम का अंत करना पड़ेगा। अंकुर जी को एक बार मेरे साथ दिखा दीजिए। अंकुर जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, क्योंकि हमें पता था कितनी मुश्किल घड़ी है ये आपके परिवार के लिए, लेकिन फिर भी आपने जल्दी से बोल ले, जल्दी से मैम मुझे कुछ लास्ट पॉइंट कहना है मैम। बोलिए मैम मैं ये चाहता हूँ मेरी पूरी फैमिली को मैम सिक्योरिटी मिले, क्योंकि हमें डर है कि ताहिर हुसैन हम पे हमला करवा सकता है हमारी फैमिली पे, और मैं चाहता हूँ कि हमें पुलिस सिक्योरिटी मिले, और मैं ये चाहता हूँ मेरे भाई को शहीद का दर्जा मिले, और मैम उनको मैम जल्द से जल्द उनको मैम स्टेट में शहीद का दर्जा मिले। अंकुर जी आपके जरिए आपने खुद ही कहा है आज तक पर, और आज तक के जरिए बात आगे भी जाएगी, और सुधांशु जी, राघव जी दोनों सुन रहे हैं, शहीद का दर्जा मिले, और इसी के साथ सुरक्षा की मांग कर रहा है अंकित शर्मा का पूरा परिवार। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।